V90 अध्याय 891 रक्तपात की रोती हुई माँ। यहाँ तक कि यदि आत्मा क्यूई पेशेवरों ने पानी के नीचे सांस लेने के लिए विशेष वे का उपयोग किया तो भी प्रभाव सीमित थे। जल जगत एक अंतहीन समुद्र था जिसमें असंख्य जल जगत आयामी जीव तैर रहे थे। आत्मा क्यूई पेशेवर पानी की दुनिया में बहुत गहराई तक जाने में असमर्थ थे। एक बार जब उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया तो सबसे मजबूत आत्मा क्यूई पेशेवरों को भी हमेशा के लिए पानी की दुनिया में रहना पड़ा। जल जगत के आयामी जीवन रूपों के शरीर आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए बेकार थे। यदि जल जगत के आयामी जीवन रूपों को जल जगत से हटा दिया जाए तो वे आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए बोझ बन जाएंगे। सड़ते हुए जल विश्व आयामी जीवन रूपों की बदबू असहनीय थी। भूमिगत दुनिया पानी की दुनिया से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसमें बड़ी मात्रा में धातु के आध्यात्मिक तत्व थे जिनका इस्तेमाल अलग अलग चीजें बनाने और परियों को पालने के लिए किया जा सकता था। इस प्रकार धातु आध्यात्मिक अवयव आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए फायदेमंद थे। हालांकि भूमिगत दुनिया की खोज करना उतना ही कठिन था जितना कि जलीय दुनिया की खोज करना। भूमिगत दुनिया का वातावरण आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए अनुकूल नहीं था। भूमिगत दुनिया का पता लगाने के लिए किसी को एक ऐसे परी की जरूरत थी जो प्रकाश प्रदान कर सके। ज्यादातर लोगों को ये कौशल की बर्बादी जैसा लगा। भूमिगत दुनिया में सिर्फ भूमिगत आयामी जीवन रूपों से ज्यादा खतरे थे क्योंकि भूकंप और चट्टान खिसकना भी आम बात थी। एक बार भूकंप या चट्टान खिसकने पर खोज करने वाले स्पिरिट क्यूई पेशेवर निश्चित रूप से अपनी जान खो देंगे। अथाह और विदेशी की दुनियाएं जलीय और भूमिगत दुनियाओं की तुलना में बहुत कम खतरनाक थीं। अथाह दुनिया आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए अधिक उपयुक्त लगती थी क्योंकि उनके जीवन रूप शक्तिशाली थे लेकिन संख्या में कम थे। एक आत्मा क्यूई पेशेवर टीम विदेशी कीटों की दुनिया पर हमला करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन विदेशी कीटों की बाढ़ आसानी से टीम को डूबा देगी। अथाह दुनिया में भी अजीब लपटें पाई जा सकती हैं। कई जीवनशैली श्रेणी के आत्मा क्यू पेशेवरों को अजीब लपटों की आवश्यकता होती है और अथाह दुनिया से अजीब लपटों की एक बड़ी आपूर्ति मुख्य दुनिया में जीवनशैली श्रेणी के आत्मा क्यू पेशेवरों की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगी। यद्यपि विदेशी कीड़े भी एक दुर्लभ संसाधन थे जिनकी तुलना विचित्र ज्वालाओं से की जा सकती थी, तथापि विदेशी कीड़ों का मांस अथाह आयामी जीवन रूपों के मांस की तुलना में बहुत कम मूल्यवान था। अथाह राक्षसों को आध्यात्मिक अवयवों का उत्पादन करने के लिए अलग किया जा सकता था, लेकिन वे सृजन मास्टर्स के लिए बहुत कम उपयोगी थे। इसलिए अथाह राक्षस सबसे महंगे आयामी जीवन रूप थे। हालांकि लिन युआन को लगा कि अन्वेषण के लिए सबसे उपयुक्त आयामी दुनिया दुर्लभ दलदली दुनिया थी। दलदली दुनिया का वातावरण मुख्य दुनिया के समान ही था। यद्यपि दलदली दुनिया के नाम में दलदल था, परंतु विश्व का 60% से भी कम भाग दलदली भूमि था तथा शेष 40% भाग स्थल था। दलदली दुनिया में दलदल में तैरते हुए कई छोटे छोटे द्वीप शामिल थे। दलदली दुनिया में जीवन रूप उभयचर थे, लेकिन दलदल में पृथ्वी प्रकार के तत्वों की एक बड़ी मात्रा थी। आत्मा क्यूई पेशेवर दलदली दुनिया में पृथ्वी प्रकार के फे का उपयोग करने में सक्षम होंगे। पृथ्वी प्रकार के फेय छोटे द्वीपों को एक बड़े पृथ्वी पिंड में संयोजित करने के लिए शुद्ध पृथ्वी प्रकार के तत्वों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यद्यपि दलदली दुनिया नम थी, लेकिन यह नम और चढ़ाई करने वाले परजीवियों, कीट प्रजातियों के परजीवियों और पादप प्रजातियों के परजीवियों के पोषण के लिए बहुत उपयुक्त थी। दलदली आयामी दरार में अधिकांश आयामी जीवन रूपों का जल जगत आयामी जीवन रूपों के समान मूल्य होने के बावजूद कुछ दलदली आयामी जीवन रूपों जैसे मेडुसा का मूल्य धरती को हिला देने वाला था। जब लिन युआन सोच रहा था, नाइट लीनिंग मून ने कहा, स्कोचिंग डेजर्ट में खुली कक्षा 6 की रसातल आयामी दरार अब सभी अनुभवी और शीर्ष गुटों के लिए उपलब्ध है। हालांकि सभी गुटों को उद्घाटन को बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों को एक साथ लाना होगा। रसातल दुनिया में प्रवेश करने वाले प्रत्येक गुट को प्रतिदिन 10 मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें प्रदान करनी होंगी। नाइट लीनिंग मून के बोलने के बाद लिन युआन स्पष्ट रूप से अनुभवी और शीर्ष गुटों के भावों से उभरती हुई लालसा को देख सकता था। स्पष्टतः वे सभी अपने गुटों को अथाह दुनिया में विस्तारित करना चाहते थे। अथाह दुनिया में विस्तार के लाभों की तुलना में प्रतिदिन 10 विचित्र लपटें कुछ भी नहीं थीं। अतः दुनिया में एक महीने की कीमत 300 विचित्र लपटें थीं। 300 विचित्र लपटें बहुत ज्यादा लग सकती हैं, लेकिन जब तक एक गुट पर्याप्त लोगों को भेज देता है तब तक पर्याप्त से अधिक इकट्ठा करना आसान होना चाहिए। रेडियंस फेडरेशन के अधिकांश प्रमुख गुटों ने सम्मानजनक सीमा तक विस्तार कर लिया था और आगे विस्तार के परिणामस्वरूप वे एक दूसरे के साथ मूल्यवान संसाधनों के लिए लड़ने लगे। अथाह दुनिया का खुलना गुटों के लिए विस्तार हेतु दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने का एक अवसर था। अथाह दुनिया से बहुत बड़ी थी। जैसे ही लिन युआन इस बारे में सोच रहा था कि स्काई सिटी को रसातल की दुनिया में विस्तारित किया जाए या नहीं, जीनियस ने अपने आध्यात्मिक लिंक के माध्यम से लिन युआन से कहा, युआन, आपका फोन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में 5 मिनट से बज रहा है। पहले ही 8 कॉल आ चुके हैं। क्या ये कोई आपातकाल है?
लिन युआन ने जल्दी से स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से अपना फ़ोन बुलाया और देखा कि सभी कॉल ब्लडबाथ की मां से आए थे। वह इस समय किसी कॉल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन चूंकि यह रक्तबीज की मां से आया था, लिन युआन को इसके बारे में बुरा लग रहा था। रक्तबीज की माता जानती थी कि वह लियू जी के साथ गार्ड ये भोज में भाग ले रहा था और वह उसे किसी तुच्छ मामले पर नहीं बुलाएगी। इसके अलावा ये वह समय था जब एंडलेस समर का विकास क्रिएशन ब्रीड में हो सकता था। लिन युआन ने उत्सुकता से फ़ोन उठाया। मिथक नस्ल के प्राणियों के लिए सृजन नस्ल में विकसित होने के लिए विश्व सृजन के परीक्षण से गुजरना एक गंभीर मामला था। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी ओर से हमेशा शांत रहने वाली रक्तबीज की मां को रोते हुए सुना। लिन युआन, सिस्टर समर विश्व निर्माण के परीक्षण से गुजरने की तैयारी के लिए रॉयल कैपिटल से 3000 किलोमीटर दूर सुदूर क्षेत्र में हैं। हालांकि उन्होंने ज्ञानोदय कानून को विकसित करने के लिए शुद्ध कानूनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन अन्य कानूनों की तुलना में इसे विकसित करना बहुत कठिन है। जब पहला परीक्षण हुआ तो सिस्टर समर गंभीर रूप से घायल हो गईं। मुझे डर है कि वह अगले 2 परीक्षणों को संभालने में सक्षम नहीं होंगी। युआन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली क्योंकि वह परेशानी में डूब गया और उसने सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने सही अनुमान लगाया है। लिन युआन ने कई मिथक नस्ल के परियों को विश्व शुद्धिकरण से गुजरते देखा था और हर बार परियों ने लगभग मौत के दरवाजे को पार कर लिया था। विश्व शुद्धिकरण के खतरे विश्व निर्माण के परीक्षण के खतरे के सामने कुछ भी नहीं थे। विश्व शुद्धिकरण मृत्यु के द्वार पर पहुंचने जैसा था, जबकि विश्व निर्माण का परीक्षण नरक में घुसने जैसा था। विश्व सृजन के परीक्षण के खतरे और कठिनाई ही कारण थे कि सृजन नस्ल के परियों की संख्या इतनी कम थी। कई शीर्ष सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों ने अपनी शक्तियों को विकसित करने में 10 साल से अधिक समय बिताया था ताकि उनके परी विश्व निर्माण के परीक्षण से गुजर सकें। हालांकि वे अभी भी खतरों के डर से अपने परियों को विश्व निर्माण के परीक्षण से गुजरने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं थे। विश्व निर्माण के परीक्षण की विफलता के बाद प्रत्येक सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ अपने परी के संभावित नुकसान को नहीं संभाल सकता था। यदि सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ अपने परियों को सृजन नस्ल में विकसित करने पर अड़े रहते, तो वे सृजन नस्ल के परियों वाले सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ से सहायता लेने के लिए बड़ी राशि खर्च करते। यहाँ तक कि एक थियर्च क्लास विशेषज्ञ की मदद के साथ भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे विश्व निर्माण के परीक्षण को सुरक्षित रूप से पार करने में सक्षम होगा। हमेशा ऐसे परी होंगे जो विश्व निर्माण के परीक्षण पर विजय पाने में असफल रहे। विकास की यात्रा पिरामिड की तरह थी। निचले स्तरों पर रहने वाले लोगों को शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। प्रकृति के नियम के अनुसार जीवों की संख्या स्थिर रहती है। ये संतुलन केवल जन्म और मृत्यु के चक्र का ही परिणाम हो सकता है। चंद्र महारानी ने पिछले प्रश्नोत्तर सत्र में लिन युआन को सृजन नस्लों और विश्व सृजन के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाया था। विश्व शुद्धिकरण वह पहला परीक्षण था जिसे पार करना एक परी के लिए आवश्यक था। जो परी विश्व शुद्धिकरण को बनाए रखने में सक्षम थी, उसे अपने स्वयं के कानून की गहरी समझ प्राप्त होगी। विश्व अनुग्रह से फे के कानून में महत्वपूर्ण सुधार होगा। विश्व निर्माण के परीक्षण में विश्व विभाजन की शक्ति का उपयोग करके संपूर्ण कानून को शिखर मिथक 3 फे में विभाजित किया गया। विभाजन के 3 परीक्षणों के बाद टूटे हुए कानून अजीब तरह से जुड़कर एक कानून की दुनिया का निर्माण करेंगे। इस प्रकार विश्व निर्माण के परीक्षण की पहली बाधा कानून के विभाजन का दर्द था। यद्यपि यह पीड़ा एक नए जीवन की ओर ले जाएगी, लेकिन कानूनी शक्ति ही मिथ ब्रीड फेस की नींव थी। इसके अलावा 2 अन्य परीक्षण भी थे जिनसे फे को कानूनी स्प्लिसिंग के दर्द को सहते हुए गुजरना पड़ा। प्रतिभाशाली फे के लिए भी इसे संभालना बेहद मुश्किल था। विश्व निर्माण के परीक्षण में 3 परीक्षणों के बाद सृजन विश्वले लाइन उतर जाएगी। जब सृजन विश्वले लाइन को कानून की दुनिया के साथ जोड़ दिया गया, तो विश्व सृजन के परीक्षण के दौरान लगी सभी चोटें ठीक हो जाएंगी। रक्तबीज की माता के आह्वान ने लिन युआन को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। यदि यह संसाधनों से संबंधित समस्या थी, जैसे कि शुद्ध विधि शक्ति वाले विधि क्रिस्टल की कमी, तो लिन युआन उन्हें आसानी से आपूर्ति करने में सक्षम होगा। भले ही लिन युआन को संसाधनों की आपूर्ति में परेशानी हो, फिर भी वह कमी को हल करने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। दुर्भाग्य से यह मुद्दा विश्व निर्माण के परीक्षण से संबंधित था और वह केवल तभी एंडलेस समर को विश्व निर्माण के परीक्षण से सुरक्षित रूप से उबरने में मदद कर सकता था जब उसके पास पर्याप्त शक्ति होती। इसलिए उसके पास चंद्र महारानी से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि लिन युआन ने खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा किया था, लेकिन ये दृढ़ संकल्प एंडलेस समर के जीवन जितना महत्वपूर्ण नहीं था। लिन युआन ने जल्दी से रक्तबीज की मां को सांत्वना देने की कोशिश की। खुद को ज्यादा परेशान मत करो। मैंने तुम्हें इथरियल जेलीफिश के कुछ तंबू दिए थे। क्या तुम्हारे पास अभी भी वे हैं? रक्तबीज की मां ने रोते हुए कहा, मेरे पास वे हैं। मैं उन्हें डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में रख रही हूँ। इसने लाल क्रिस्टल क्लस्टर इयरिंग डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स से 3 टेंटिकल्स निकाल लिए।
लिन युआन ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि रक्तबीज की मां के पास अभी भी इथेरियल जेलीफिश के तंबू मौजूद थे। रक्तबीज की माता के अनुसार एंडलेस समर शाही राजधानी से 3000 किलोमीटर दूर एक सुदूर क्षेत्र में था। इथेरियल जेलीफिश के स्पर्शकों के बिना वह ये नहीं जान पाता कि चंद्र साम्राज्य की सहायता से भी रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की माता को कहाँ खोजना है। विश्व निर्माण के परीक्षण में प्रत्येक विभाजन के बीच आधे घंटे का अंतराल था और रक्तपात की माता द्वारा लिन युआन को बुलाए जाने के बाद से 8 मिनट बीत चुके थे। इसका मतलब ये था कि अगले विभाजन से पहले अभी भी 22 मिनट बाकी थे, जो लिन युआन के लिए इथेरियल जेलीफिश के स्पर्शकों का उपयोग करके कई बार वापसी यात्राएं करने के लिए पर्याप्त समय था। अंतहीन ग्रीष्मकाल ने महसूस किया होगा कि उसने ज्ञानोदय कानून को नर्म करने के लिए कानून क्रिस्टल का उपयोग करते समय एक बाधा को तोड़ दिया था और विश्व निर्माण के परीक्षण से गुजरने के लिए खुशी की भावना में रक्तबीज की मां को एक दूरस्थ क्षेत्र में खींच लिया था। लिन युआन को एंडलेस समर के क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने का बेसब्री से इंतजार था। एंडलेस समर ने बड़ी संख्या में लॉ क्रिस्टल का उपयोग कर लिया था और जब वह इसमें सफल नहीं हो सका तो वह चिंतित हो गया। लिन युआन ने आह भरी। एंडलेस समर विश्व निर्माण के परीक्षण को इतनी लापरवाही से ले रहा था क्योंकि उसने उस पर बहुत दबाव डाला था। जब वह सोच रहा था, लिन युआन ने रक्तबीज की मां से कहा, इथेरियल जेलीफिश के तंबुओं को पकड़कर रखने का अच्छा काम किया। मैं अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उसने सोचा कि रक्तबीज की माता किस प्रकार विलाप कर रही थी और उसने कहा, मैं मास्टर के साथ हूं। उन्होंने रक्तपात की जननी को सहज महसूस कराने के प्रयास में अंतिम पंक्ति जोड़ी थी। लिन युआन की बात सुनने के बाद रक्तबीज की मां की घुटी हुई सिसकियां शांत हो गईं। यदि लिन युआन चंद्र महारानी से मदद मांग सकती है तो सिस्टर समर निश्चित रूप से विश्व निर्माण के परीक्षण को सुरक्षित रूप से पार करने में सक्षम होगी। यद्यपि रक्तबीज की माता का भय कम हो गया था, फिर भी वह शांत नहीं हो पा रही थी। जब विश्व निर्माण के परीक्षण से अंतहीन ग्रीष्म को पहला झटका लगा था तो रक्तबीज की माता ने कुछ क्षति की भरपाई करने की कोशिश की थी। रक्तबीज की माता ने क्षति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उठाने में मदद की थी, परंतु उसे गंभीर आंतरिक चोट लग गई थी। रक्तबीज की माता को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके आंतरिक अंग एक दूसरे में उलझे हुए हों और यह अत्यंत कष्टदायक था। दर्द इतना तीव्र था कि रक्तबीज की माता अब अपना मानव रूप बरकरार नहीं रख सकी। रक्तबीज की माता ने दर्द से संघर्ष किया और पहली ही कड़ी से लगभग 2 टुकड़ों में बंट जाने के बाद एंडलेस समर के पीड़ा भरे चेहरे को देखा। यद्यपि एंडलेस समर को भी गंभीर चोट लगी थी, फिर भी वह होश में था। उस क्षण एंडलेस समर को अकथनीय अफसोस हुआ। अंतहीन ग्रीष्मकाल सृजन नस्ल में विकसित होने की अपनी इच्छा में फंस गया था। उसे लगा कि जब से वह लिन युआन का रक्षक बना है तब से वह लिन युआन की ज्यादा मदद नहीं कर पाया है, बल्कि ये लिन युआन ही था जो लगातार उसकी मदद कर रहा था। चूंकि यह स्काई सिटी की मुख्य लड़ाकू शक्ति का हिस्सा था, इसलिए जेंग परिवार और कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ विभिन्न टकरावों के माध्यम से इसने सीख लिया था कि अगर यह क्रिएशन ब्रीड में विकसित हो जाए तो ये स्काई सिटी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। एक बार जब ये क्रिएशन ब्रीड में विकसित हो गया और प्रमुख श्रेणी की शक्तियां प्राप्त कर लीं, तो स्काई सिटी के पास शीर्ष गुटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मार्शल बल होगा। पहले से ही एक बड़े संघर्ष की आशंका के बावजूद एंडलेस समर ने कभी भी अन्य फेज को विश्व निर्माण के परीक्षण का अनुभव नहीं देखा था। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी आशाएं और वास्तविकता इतनी अलग होंगी। एंडलेस समर का सबसे बुरा हिस्सा यह था कि इसकी लापरवाही ने मदर ऑफ ब्लडबैथ को प्रभावित किया था। मदर ऑफ ब्लडबैथ को विश्व निर्माण के परीक्षण की आभा से दाग दिया गया था जब इसने विश्व निर्माण के परीक्षण के पहले प्रहार से कुछ नुकसान उठाया था। हालांकि मदर ऑफ ब्लडबैथ पहले ही विश्व निर्माण के परीक्षण से जितना संभव हो सके बच गया था, लेकिन विश्व निर्माण के परीक्षण की आभा के कारण विश्व निर्माण के परीक्षण द्वारा उस पर हमला जारी रहेगा। अब ये केवल सुजरेन मिथ 2 था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे यह विश्व निर्माण के परीक्षण से होने वाले हमलों को संभाल सके। विश्व निर्माण बादल का परीक्षण अपना दूसरा हमला शुरू करने की तैयारी कर रहा था और अंतहीन ग्रीष्मकाल दुख से भर गया था। अंतहीन ग्रीष्मकाल ने विभाजित ज्ञानोदय कानून को बिखरने से रोकने के लिए अपनी लगभग पूरी ताकत लगा दी थी और दूसरे हमले से बचाव के लिए ज्ञानोदय कानून में हेरफेर करने या टुकड़ों को जोड़ने के लिए विभाजित ज्ञानोदय कानून को शांत करने के लिए दूसरे हमले की शक्ति का उपयोग करने की ताकत नहीं थी। उस समय रक्तपात की मां अंतहीन समर के पास उड़कर आए और चिल्लाए, बहन समर, लिन युआन चंद्र महारानी के साथ है। वह जल्द ही मदद करने के लिए यहाँ आएगा। आपको अभी ज्ञानोदय कानून इकट्ठा करना चाहिए ताकि यह बिखर न जाए। विश्व निर्माण के दूसरे हमले के परीक्षण से पहले अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। लिन युआन के लिए इथेरियल जेलीफिश के टेंटेकल्स का उपयोग करके पहुंचने के लिए यह पर्याप्त समय है। इससे पहले कि एंडलेस समर राहत की सांस ले पाता, कुछ बदल गया। बिजली की ऊर्जा के साथ काली और भूरी ऊर्जा जमीन से निकली और आकाश में विश्व निर्माण बादल से टकराए। एक भूरे और काले रंग का रोएदार कीड़ा जमीन से सुरंग बनाकर बाहर निकला। जब इसका आधा शरीर ही जमीन से बाहर निकला था तब भी ये 30 मीटर लंबा था।
ये सचमुच एक बहुत बड़ा फी था। जब काली और भूरी ऊर्जा ने विश्व सृजन बादल पर प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे तेल के बर्तन में पानी गिर गया हो। विश्व निर्माण बादल का परीक्षण तुरंत बेतहाशा हिलना शुरू हो गया। दूसरा हमला, जो केवल 20 मिनट में होने वाला था, तेजी से समाप्त हो रहा था। बादल के भीतर लाल बिजली की चमक चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि विश्व निर्माण के परीक्षण का दूसरा हमला 5 मिनट से भी कम समय में शुरू हो जाएगा। इस अचानक हुई घटना ने मदर ऑफ ब्लडबैथ और एंडलेस समर के दिलों को झकझोर कर रख दिया। उन्हें लगा कि यह भूरे और काले रंग का रोएदार कीड़ा सुजरेंट मिथ 3 तक पहुंच गया है। यद्यपि यह शिखर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी यह उस स्तर के करीब था। मिथक 3 कीट प्रजाति के परी को देखकर रक्तबीज की माता की अभिव्यक्ति आशा से विनाश में बदल गई। रक्तबीज की जननी का विनाश भूरे और काले कृमि के ग्रेड के कारण नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वह कुख्यात किलफूडवर्म था। किलफूडवर्म बहुत प्रतिभाशाली था और लगभग किसी भी लॉ क्रिस्टल को खा सकता था। विभिन्न मूलों के साथ केवल थोड़ी मात्रा में कानूनी ऊर्जा का उपभोग करने में सक्षम होने के बावजूद किसी भी खपत को प्रभावशाली माना जाता था। आमतौर पर यह दुर्लभ था कि किसी सुदूर क्षेत्र में विश्व निर्माण के परीक्षण का अनुभव कर रहे किसी परी पर अन्य परियों द्वारा हमला किया जाए। एकमात्र फेय जो संभवतः हमला कर सकते थे वे फेय थे जिन्होंने उसी प्रकार के कानूनों को समझा था। बिना किसी कारण के मिथ ब्रीड फे के साथ झगड़ा करना बेहद मूर्खतापूर्ण था। जब भी वे विश्व शुद्धिकरण या विश्व निर्माण के परीक्षण पर विजय पाने का प्रयास करते थे तो फे अपनी सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित कर देते थे। यदि परी विश्व शुद्धिकरण या विश्व निर्माण के परीक्षण पर विजय पाने के बजाय आत्महत्या कर ले तो वह आसपास के अन्य परियों को भी अपने आत्मघाती हमले में घसीट लेगी। हालांकि किलफूडवर्म अन्य मिथ ब्रीड फे से अलग था। किलफूडवर्म बुद्धिहीन था और कुछ ने अपना पूरा जीवन केवल खाने और लड़ने में बिताया। कीट प्रजाति के एक फी के रूप में किलफूडवर्म मिथक 3 तक पहुंचने पर भी मानव रूप नहीं ले सका। सबसे बड़ा कारण यह था कि यह सुजरेंट मिथ 3 तक पहुंचने पर भी किलफूड स्काई बटरफ्लाई का लावा था। जब किलफूडवर्म ने पर्याप्त मात्रा में लॉ क्रिस्टल्स को अवशोषित कर लिया और शिखर सुजरेंट मिथ 3 तक पहुंच गया तो उसने खुद को लपेटने के लिए एक कोकून बनाने हेतु रेशम थूक दिया। जब किलफूडवर्म लावा के अंदर रूपांतरित हो जाएगा तो उसे तुरंत विश्व निर्माण के परीक्षण से गुजरना होगा। दुनिया के सभी परियों में से केवल कुछ ही कुलीन रक्त वंश वाले निश्चित रूप से बिना किसी खतरे के विश्व निर्माण के परीक्षण को पार करने में सक्षम होंगे। इनमें से एक परी थी किलफूड स्काई बटरफ्लाई, जो विश्व निर्माण के परीक्षण के 3 हमलों को बिना किसी दोष के झेल सकती थी। मजबूत किलफूड स्काई बटरफ्लाई का कोकून तब फट जाएगा जब उसका कानून की दुनिया में विकसित हो जाएगा। क्रिएशन ब्रीड किलफूड स्काई बटरफ्लाई अपने कोकून से बाहर निकल जाएगी और आकाश में उड़ जाएगी। रक्तबीज की माता ये समझ नहीं पाई कि किलफूडवर्म जैसा दुर्लभ परी ऐसे निर्जन क्षेत्र में कैसे प्रकट हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे गोबर के गड्ढे में व्हेल मछली का सामना हो गया हो। किलफूडवर्म ने मदर ऑफ ब्लडबाथ को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया, इससे पहले कि वह विश्व निर्माण बादल के परीक्षण पर हमला करना जारी रखता। भयानक किलफूडवर्म ने रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की माता को लालच भरी नजरों से देखा, मानो उसने उन्हें अपना नाश्ता बनाने का निर्णय कर लिया हो। रक्तबीज की माता जानती थी कि अंतहीन ग्रीष्मकाल को अपनी सारी ऊर्जा विभाजित ज्ञानोदय कानून को इकट्ठा करने में लगानी होगी, इसलिए अब केवल वही एक थी जो किलफूडवर्म के हमलों से बचाव कर सकती थी। अन्यथा विश्व निर्माण बादल का दूसरा हमला उनकी अपेक्षा से पहले ही आ जाएगा। रक्तबीज की माता का वास्तविक रूप एक छोटे पर्वत के आकार का था और यह किलफूडवर्म की ओर झपटा क्योंकि इसने सेनलुओं की आंखें, निष्पादन डंक और 8 दिशा रक्त को सक्रिय कर दिया था। सेनलुओं की आंखों ने रक्तबीज की माता को किलफूडवर्म की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने और आसन हमलों से बचने में मदद की। मदर ऑफ ब्लडबैथ के 8 पैर किलफूडवर्म की ओर नीचे की ओर झुके। उस समय किलफूडवर्म में मौजूद भूरे रंग की कानूनी शक्ति उसके शरीर के चारों ओर धड़कने लगी और मदर ऑफ ब्लडबैथ को उसके शरीर में घुसने से रोक दिया। इसके बजाय मदर ऑफ ब्लडबैथ ने मौके का फायदा उठाते हुए किलफूडवर्म के शरीर में अपनी रक्त क्यूई इंजेक्ट की और ब्लड कंट्रोल का इस्तेमाल करके किलफूडवर्म की हरकतों को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया। इससे किलफूडवर्म का हमला विफल हो गया। संकट के इस क्षण में रक्तबीज की माता ने तुरंत बाह्य रक्त अस्थि को सक्रिय कर दिया और रक्तबीज की माता की लाल छाया से 3 लाल जल रक्त सांप निकले। लाल जल रक्त सांपों की टक्कर किलफूडवर्म से हुई। चूंकि लाल जल रक्त सर्प रक्तबीज की माता के गिरे हुए विषदंतों के साथ जुड़ गए थे, इसलिए वे रक्तबीज की माता के सबसे शक्तिशाली आक्रमण हथियार थे। हालांकि 3 लाल जल रक्त सांपों के हमलों से किलफूडवर्म के शरीर में केवल 3 बोतल के ढक्कन के आकार के छेद रह गए। यह विशालकाय किलफूडवर्म के लिए एक मामूली चोट थी। रक्तबीज की माता ने देखा कि किलफूडवर्म के तीनों छिद्र भर गए और उसने जल्दी से इस अवसर का लाभ उठाते हुए किलफूडवर्म के शरीर में उन छिद्रों के माध्यम से अपने रक्त क्यूई को इंजेक्ट कर दिया। इसने अपने रक्त कानून की शक्ति को प्रसारित किया और रक्त नियंत्रण का उपयोग करके किलफूडवर्म को अस्थायी रूप से पुनः नियंत्रित किया।
रक्तबीज की माता ने किलफूडवर्म को नियंत्रित करके उसकी संग्रहित ऊर्जा को उसके नीचे की जमीन में छोड़ दिया, क्योंकि रक्तबीज की माता जानती थी कि किलफूडवर्म के शरीर का 30 मीटर से अधिक हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे था। इस हमले का उद्देश्य किलफूडवर्म की अपनी ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं पर हमला करना था। जब रक्त नियंत्रण प्रभावी था, रक्तबीज की जननी रास्ते से हट गई। किलफूडवर्म दर्द से चिल्लाया और धरती का एक बड़ा हिस्सा भूरे रंग की मिट्टी में बदल गया, जिससे अजीब सी बदबू आ रही थी। रक्तबीज की माता जानती थी कि यह कीचड़ किलफूडवर्म के शरीर से निकले रक्त के कारण उत्पन्न हुआ था, जो धरती में मिल गया था। अब किलफूडवर्म गुस्से में था और उसने जमीन से पूरी तरह सुरंग बना ली। उसने अपने शरीर को कुंडलित किया और रक्तपात और अंतहीन ग्रीष्म की मां की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी औरत एक विशाल पक्षी प्रकार के परी पर सवार होकर आसमान में दिखाई दी। वह गुस्से से चिल्लाए, आकाश सांप कबूतर पर हावी हो जाओ, भोजन कृमि को मारना बंद करो। बड़े पक्षी प्रकार के परी ने अपनी पूंछ हिलाई और उसके लंबे पंखों से एक विशाल सांप का सिर निकला। सांप ने अपना मुंह खोला और कई जंजीरें बाहर फेंकी। जंजीरों ने किलफूडवर्म को जकड़ लिया। किलफूडवर्म ने चाहे जितना भी संघर्ष किया, वह जंजीरों से मुक्त नहीं हो सका। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत पलक झपकते ही रक्तपात और अंतहीन ग्रीष्म की मां के पास पहुंच गई। उसने कुछ देर तक उनका अध्ययन किया और फिर अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैं किलफूडवर्म को पकड़ने आई हूं जो कि इंसेक्ट वैली केज से भाग गया था। किसने सोचा होगा कि मैं इस सुखद आश्चर्य में पड़ जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ 2 बिना अनुबंधित मिड ब्रीड फे हैं। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत के शब्दों ने रक्तबीज की मां के चेहरे पर गंभीर भाव ला दिया। उसने मान लिया था कि बूढ़ी औरत उसे और अंतहीन ग्रीष्मकाल को बचाने आई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि किलफूडवर्म बूढ़ी औरत का होगा। बहरहाल, बूढ़ी औरत के तरीकों ने रक्तपात की मां को चौंका दिया था। आमतौर पर जब रक्तबीज की माता ने बाह्य रक्त अस्थि का उपयोग करके 3 लाल जल रक्त सांपों को सक्रिय किया, तो वे एक ही ग्रेड के 3 परियों के खिलाफ एक विस्तारित अवधि के लिए लड़ने में सक्षम हो गए। लेकिन किलफूडवर्म के कुलीन वंश के कारण रक्तबीज की माता किलफूडवर्म के शरीर में केवल 3 छोटे छेद ही कर पाई थी। हालांकि इस बूढ़ी औरत ने एक ही चाल से किलफूडवर्म को नियंत्रित कर लिया था। जाहिर है, वह बूढ़ी औरत धर्मशास्त्र की विशेषज्ञ थी। रक्तबीज की माता परेशानी शुरू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि किसी भी नए विकास के कारण विश्व निर्माण के परीक्षण के हमले समय से पहले ही समाप्त हो सकते थे। ऐसे में वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि लिन युआन अगले 5 मिनट में आ जाए। वृद्ध महिला की गणनात्मक दृष्टि से रक्तबीज की माता ने यह नहीं सोचा था कि वह विश्व निर्माण के परीक्षण पर विजय पाने में एंडलेस समर की सहायता करने के लिए तैयार होगी। रक्तबीज की माता ने भी तुरंत ही उस अर्धचंद्राकार सूर्य प्रकाश पट्टिका को, जो चंद्र महारानी ने उसे दी थी, रक्त कानून के साथ मिला देने पर खेद व्यक्त किया। अन्यथा अब एक क्रिसेंट मून रेडिएंट सनलाइट टैबलेट और इसके रक्त कानून के संयोजन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा, जिससे एंडलेस समर को विश्व निर्माण के परीक्षण पर सुरक्षित रूप से काबू पाने में मदद मिलेगी। हालांकि क्रिसेंट मून रेडिएंट सनलाइट टैबलेट अब रक्त कानून के साथ पूरी तरह से जुड़ गया था और वह अपने जीवन का बलिदान देने पर भी क्रिसेंट मून रेडिएंट सनलाइट टैबलेट का उपयोग नहीं कर पाएगा। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत ने रक्तपात और अंतहीन की मां की ओर 2 उंगलियां उठाईं। समर ने कहा, तुम दोनों को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। अब मैं तुम्हें एक अनमोल अवसर देने जा रहा हूं। मेरे ब्रह्मा कीटों के पिंजरे में शामिल हो जाओ और मैं उस पेड़ को क्रिएशन ब्रीड में बदलने में मदद करूंगा। न तो रक्तबीज की मां और न ही अंतहीन ग्रीष्मकाल को पता था कि यह बूढ़ी औरत कौन थी। वे लिन युआन के साथ तब से थे जब से वे अंतहीन जंगल से निकले थे और कई अन्य विशेषज्ञों से नहीं मिले थे। हालांकि उन्होंने ब्रह्मा कीटों के पिंजरे के बारे में सुना था। ब्रह्मा कीटों का पिंजरा राइन लाइफ फॉर्म और वेल महासागर वाणिज्य के साथ रेडियंस फेडरेशन के शीर्ष 3 गुटों में से एक था। इन तीनों गुटों ने कई वर्षों तक शीर्ष 3 स्थानों पर अपना कब्जा बनाए रखा। रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की जननी को यह उम्मीद नहीं थी कि वह बूढ़ी औरत ब्रह्मा कीटों के पिंजरे से होगी। हालांकि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लिन युआन ने उनकी जान बचाई थी और वे लिन युआन को कभी धोखा नहीं देंगे, भले ही इससे उनकी जान चली जाए। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत को उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों मिड ब्रीड फे ऐसी खतरनाक स्थिति में उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडी हंसी उड़ाई। अगर तुम ब्रह्मा कीटों के पिंजरे में शामिल नहीं होते तो मुझे खलनायक बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उस क्षण रक्तबीज की माता के पास का स्थान तरंगित हो गया और एक युवक की आकृति स्थानिक उतार चढ़ाव से बाहर निकल आई। युवक ने लापरवाही से बूढ़ी औरत से पूछा, खलनायक, तुम किस तरह की खलनायक बनना चाहती हो? काटना। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत ने सहजता से उत्तर दिया, मैं कोई परेशानी शुरू नहीं करना चाहती। मैं बस उनके विश्व निर्माण के परीक्षण से मरने का इंतजार कर सकती हूं ताकि वे अपने कानून क्रिस्टल इकट्ठा कर सकें। जब वह बोल रही थी तो वृद्ध महिला की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि युवक के कपड़े उसे परिचित लग रहे थे।
उसे एहसास हुआ, क्या ये चंद्र महारानी की चंद्रकिरण राज्याभिषेक पोशाक नहीं है? वृद्ध महिला पहले भी कई बार चंद्र महारानी से बातचीत कर चुकी थी और एक बार वह परियों के पालन पोषण में चंद्र महारानी की मदद लेने के लिए झुके हुए चंद्र पर्वत पर भी गई थी। वह कई बार रेडियंट मून पैलेस में विधि क्रिस्टल की भीख मांगने गई थी, जो कि डोमिनेट स्काई स्नैक डव को क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने के लिए आवश्यक था। यद्यपि उसने बड़ी मात्रा में दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री और कानून क्रिस्टल खर्च कर दिए थे, फिर भी बूढ़ी महिला चंद्र महारानी के प्रति अत्यंत आभारी थी। डोमिनेट स्काई स्नैक डव का सर्प सिर मिथक 2 से मिथक 3 तक के विकास के दौरान विश्व शुद्धिकरण में घायल हो गया था, जिसके कारण वह शरीर पर हथियार का प्रयोग नहीं कर सका। हालांकि चंद्र महारानी ने इस चोट को ठीक कर दिया था और साथ ही डोमिनेट स्काई स्नैक डव को क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने में मदद की थी। लेकिन इस युवक ने चंद्र महारानी की राज्याभिषेक पोशाक क्यों पहन रखी थी? वृद्ध महिला ने दुनिया को अधिकांश लोगों से अधिक देखा था। लिन युआन की मूनबीम राज्याभिषेक पोशाक की गुणवत्ता ने उसे बताया कि यह कोई सस्ती नकल नहीं थी, क्योंकि मूनबीम राज्याभिषेक पोशाक की अधिकांश आध्यात्मिक सामग्री केवल चंद्र महारानी के पास ही थी। वृद्ध महिला को विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति इतना साहसी होगा कि गुप्त रूप से चंद्रबीम राज्याभिषेक पोशाक का पुनः निर्माण कर सकेगा, क्योंकि यह चंद्र महारानी के प्रति घोर अपमानजनक था। उसने लिन युआन द्वारा पहने गए चंद्रबीम राज्याभिषेक पोशाक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि इसमें चंद्रबीम राज्याभिषेक पैटर्न नहीं था। इससे ये संकेत मिला कि यह मूनबीम राज्याभिषेक पोशाक नहीं थी। हालांकि इस एहसास से बूढ़ी महिला को राहत नहीं मिली, बल्कि इससे वह और भी घबरा गई, क्योंकि उसे यकीन था कि यह युवक किसी तरह चंद्र महारानी से जुड़ा हुआ है। यह विचार सुनकर बुढ़िया को पसीना आ गया। लिन युआन ने स्थानिक उतार चढ़ाव से बाहर कदम रखा और जल्दी से एक सोने के टोट के आकार का बैग निकाला। सोने के टोट के आकार का ये थैला एक छोटे से जीवित सोने के टोट जैसा लग रहा था। ये ज्वेल्ड केव गोल्डन टॉट की त्वचा और पेट से बना कीमती हथियार था, जो शेफ सुप्रीम की ओर से लिन युआन को दिया गया शुभकामना उपहार था। सुनहरे मेढक ने अपना मुंह खोला और एक मिलनसार चेहरे वाला आदमी लिन युआन के सामने स्थानिक उतार चढ़ाव में प्रकट हुआ। बूढ़ी औरत ने तुरंत उस आदमी के सामने झुककर प्रणाम किया। नमस्कार भगवान रहस्यवादी चंद्रमा। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत इतनी नीचे झुकी हुई थी और पसीने से तरती कि पसीने की कुछ बूंदें सूखी जमीन पर गिर गईं। रहस्यवादी चंद्रमा ने इस झुकी हुई बूढ़ी औरत की परवाह नहीं की, भले ही उसका विशाल सृजन नस्ल प्रभुत्व आकाश सांप कबूतर उनके ठीक ऊपर उड़ रहा था। उसने विश्व निर्माण बादल के परीक्षण पर नजर डाली और लिन युआन से कहा, युवा प्रभु, आपके कीमती हथियार का अंदरूनी हिस्सा निश्चित रूप से आरामदायक है। कृपया विश्व निर्माण के परीक्षण का मुद्दा मुझ पर छोड़ दें। लिन युआन मदर ऑफ ब्लिडबेथ और एंडलेस समर को देख रहा था, जो दयनीय स्थिति में थे, और मिस्टिक मून से कहा, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें अंकल मिस्टिक। रक्तबीज की मां अभी भी अपने असली रूप में थी। उसके शरीर के कई हिस्सों में छेद हो गया था और वह इस समय दयनीय लग रही थी। यद्यपि रक्तबीज की माता में पुनः स्वस्थ होने की प्रबल क्षमता थी और उसके घाव पहले से ही भरने लगे थे, फिर भी रक्तबीज की माता अभी भी खून से लथपथ थी। रक्तबीज की मां की चोटों को देखने के बाद लिन युआन ने 30 मीटर लंबे कीड़े की ओर देखा। उसे यकीन था कि रक्तबीज की मां की चोटें इस कीड़े के तीखे फर का नतीजा थीं। अंतहीन ग्रीष्म की चोटें बहुत अधिक गंभीर थीं, क्योंकि विश्व निर्माण के हमले के कारण ये लगभग आधे में विभाजित हो गई थी। यदि एंडलेस समर ने अपने दोहरे वृक्ष कोर को स्थानांतरित नहीं किया होता, तो वे विश्व निर्माण के हमले के परीक्षण से राख में बदल गए होते। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की सूझबूझ से लिन युआन को यह पता चला कि ज्ञानोदय कानून के टुकड़े अंतहीन ग्रीष्मकाल में तैर रहे थे। लिन युआन ने उत्सुकता से सोचा, सौभाग्य से मैं समय पर पहुंच गया, वरना एंडलेस समर बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। विश्व निर्माण के परीक्षण का पहला हमला ही मूलतः एंडलेस समर के शरीर को 2 भागों में विभाजित करने के लिए पर्याप्त था। ऐसी चोटों के साथ एंडलेस समर के लिए विश्व निर्माण के परीक्षण के दूसरे हमले को सुरक्षित रूप से पार करना असंभव होगा। जब चांदी के बालों वाली बूढ़ी महिला ने मिस्टिक मून को लिन युआन को यंग लॉर्ड कहकर संबोधित करते सुना, तो वह तुरंत जान गई कि लिन युआन कौन था। चंद्र महारानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए रेडियंट मून पैलेस में एकमात्र व्यक्ति जिसे मिस्टिक मून द्वारा यंग लॉर्ड कहलाने का अधिकार था, वह चंद्र महारानी का शिष्य था। हालांकि इस समय गार्ड डे भोज हो रहा था। चंद्र महारानी के शिष्य को अब गार्ड ये भोज में भाग लेना चाहिए था, तो वह शाही राजधानी से 3000 किलोमीटर दूर इस सुदूर इलाके में क्यों था? चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत को विश्वास नहीं था कि लिन युआन यहाँ एक आकस्मिक सैर के लिए आएगा। स्पष्टतः वह रहस्यमयी चंद्रमा को विश्व निर्माण की परीक्षा से उबरने में वृक्ष की सहायता करने के लिए यहाँ लाया था। अप्रत्याशित रूप से उसने गलती से किल फूड वम को भागने दिया और विश्व निर्माण के परीक्षण को गति दे दी। उसने लापरवाही से चंद्र महारानी के शिष्य को भड़का दिया था। वृद्ध महिला का सिर और भी नीचे झुक गया, क्योंकि अपराधबोध और भय उस पर हावी हो गए। अन्य शीर्ष गुटों के विपरीत ब्रह्मा कीटों का पिंजरा एक शताब्दी पहले ही शीर्ष गुट बन चुका था।
फिर भी अधिक ज्ञान के साथ अधिक भय भी आया और चंद्र महारानी के प्रति वृद्ध महिला का भय उसे अंदर तक हिलाकर रख देता था। इसके अलावा चंद्र महारानी ने पहले भी उस बूढ़ी महिला की मदद की थी। फिर भी उस बूढ़ी महिला ने चंद्र महारानी के शिष्य के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। वह मूलतः उसी हाथ को काट रही थी जिसने उसे खाना खिलाया था। अपराध बोध की तुलना में चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत को कहीं अधिक भय महसूस हुआ। मिस्टिक मून के मिलनसार और सौम्य स्वरूप के बावजूद जब बात प्रमुख गुटों के सदस्यों की आती थी तो वह अत्यंत निर्दयी थे। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि विश्व निर्माण के इस परीक्षण के समाप्त होने के बाद उसके लिए क्या परिणाम होंगे। रक्तबीज की माता ने स्वयं को मानव में रूपांतरित कर लिया और उस वृद्ध महिला को भयंकर रूप से घूरने लगी। रक्तपात की माता के चेहरे पर पराजय का भाव उभर आया। यद्यपि ये लिन युआन का पथ रक्षक था, फिर भी लिन युआन ने महत्वपूर्ण क्षणों में हमेशा इसकी रक्षा की। जैसे ही उसने लिन युआन को देखा, रक्तबीज की माता अपने हृदय में गर्मी की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था मानो लिन युआन के रहते दुनिया की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए ये टूटे हुए ज्ञानोदय कानून को इकट्ठा करने में लग गया। मिस्टिक मून के आसपास होने से ये ज्ञानोदय कानून को इकट्ठा करने और विश्व निर्माण के परीक्षण के अगले 2 परीक्षणों की प्रतीक्षा करने की पूरी कोशिश कर सकता है। अंतहीन ग्रीष्मकाल ने खुद से आह भरी। लिन युआन ने अब मुझे खुद को बचाने के 2 मौके दिए हैं। मैं लिन युआन का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा, भले ही मैं अपनी जान दे दूं। मैं बस इतना कर सकता हूं कि अपनी बाकी की जिंदगी लिन युआन और स्काई सिटी की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में बिताऊं। उस समय जंजीरों में जकड़ा हुआ किलफूड वम बेतहाशा संघर्ष करने लगा और चीखने लगा। वह लगातार अपने शरीर के चारों ओर की जंजीरों पर भूरी और काली ऊर्जा उगल रहा था। लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद किलफूड वम अपनी जंजीरों से मुक्त नहीं हो पाया। इसके बजाय उसने खुद को और ज्यादा घायल कर लिया। किलफूड वम की चीख सुनकर बूढ़ी औरत को अश्लील बातें चिल्लाने का मन हुआ। वह पहले से ही अपनी उपस्थिति को कम ध्यान देने योग्य बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी ये किलफूड वम रेडियंट मून पैलेस के यंग लॉर्ड और मिस्टिक मून के क्रोध को फिर से भड़काने के लिए तैयार था। चांदी के बालों वाली वृद्ध महिला को लगा कि जिस किलफूड वम को उसने इतना महत्व दिया था वही अब उसके लिए दुर्भाग्य का कारण बन गया है। किलफूड कृमि को किलफूड स्काई बटरफ्लाई में विकसित होने से पहले अनुबंधित नहीं किया जा सका था। इसके अलावा किलफूड स्काई बटरफ्लाई एक तितली प्रजाति की परी थी जो लगातार और अधिक सुंदर बनने की कोशिश करती थी। ये केवल उस तितली प्रजाति की परी के सामने झुकती थी जिसे उसका आनुवंशिक मॉडल पर्याप्त सुंदर समझता था। फिर किलफूड स्काई बटरफ्लाई अपने जीवन के बाकी समय उस सुंदर परी की सेवा करती थी। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत ने किलफूड वम को पालने में इतना प्रयास किया था क्योंकि ब्रह्मा कीटों के पिंजरे ने एक बार एक ब्लू फ्लैश तितली का पालन पोषण किया था जो बैंगनी प्रकाश देवी तितली में परिवर्तित हो गई थी। नीली रोशनी वाली देवी तितली सबसे खूबसूरत तितली प्रजाति की परियों में से एक थी। तितली प्रजाति की परियों में बैंगनी रंग की परियों को नीली रंग की परियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। बैंगनी रंग की देवी तितली को नीली प्रकाश वाली देवी तितली का संरक्षण और प्रशंसा भी मिलती थी। बूढ़ी औरत को लगा कि यह बैंगनी प्रकाश देवी तितली किलफूड स्काई तितली की मान्यता प्राप्त करने में सक्षम होगी। हालांकि उत्परिवर्तित बैंगनी प्रकाश देवी तितली आनुवंशिक रूप से उन्नत ब्लू फ्लैश बैंगनी तितली के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। यही अंतर था स्वभाव और पालन पोषण में। यह अफवाह थी कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई पर्पल आफ्टरग्लो ब्यूटी गॉडेस बटरफ्लाई में विकसित होगी जिसमें पूरी तितली कॉलोनी को जीतने की क्षमता थी। यहाँ तक कि तितली प्रजाति के 3 सबसे बेहतरीन वंश भी बैंगनी आफ्टरग्लो ब्यूटी देवी तितली के आगे झुक जाएंगे। हालांकि बूढ़ी औरत को नहीं पता था कि यह अफवाह सच थी या नहीं। जब किलफूड वम हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत ने एक निर्णय लिया। उसे लगा कि रेडियंट मून पैलेस के यंग लॉर्ड की माफी पाने का यही एकमात्र तरीका था। बूढ़ी औरत ने देखा था कि कैसे मूनबीम कोरोनेशन कॉस्ट्यूम पहने इस युवक के पास मिस्टिक मून को आदेश देने का अधिकार था। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक वृक्ष का मूल प्रकट हुआ जिसमें से प्रबल वनस्पति ऊर्जा निकल रही थी। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत डरते डरते अपना सिर नीचे झुकाए लिन युआन के पास गई और दोनों हाथों से पेड़ की कोर उसे सौंप दी। भगवान, ये क्रिएशन ब्रीड स्काई कवरिंग वीपिंग विलो का ट्री कोर है। अगर यह छोटा पेड़, मेरा मतलब है कि भगवान ट्री इस ट्री कोर का उपयोग करता है तो ये क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने के बाद और अधिक रूपांतरित हो सकता है। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत काफी समय तक जीवित रही थी और एक कट्टरपंथी विशेषज्ञ भी थी। इसलिए वह जानती थी कि अधिकांश स्थितियों को कैसे संभालना है। उसने अभी तक पेड़ या मकड़ी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया था, इसलिए स्थिति को संभालने का अभी भी एक मौका था। आकाश को ढकने वाले वीपिंग विलो को छोड़ने से बूढ़ी महिला को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे चाकू मारा जा रहा हो।
लेकिन यदि यह उसे दीप्तिमान चंद्र महल के युवा स्वामी द्वारा उसे भड़काने के लिए दोषी ठहराए जाने से बचाएगा, इससे पहले कि वह स्थिति को पूरी तरह से समझती, तो इस आकाश को ढकने वाले विपिन विलो का बलिदान देना इसके लायक होगा। वह शायद इस अवसर का उपयोग युवा प्रभु की कृपा पाने के लिए भी कर सकती है। बूढ़ी औरत ने अपने सारे अंडे इस आकाश को ढकने वाले वीपिंग विलो की टोकरी में नहीं डाले। लिन युआन ने बूढ़ी औरत को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना सिर नीचे कर रखा था, लेकिन महारथी विशेषज्ञों की धारणाएं मजबूत थीं। इसलिए उसने लिन युआन की नज़रों को अपने ऊपर पड़ते नहीं देखा और उसकी छाती धड़क उठी। मिस्टिक मून को वर्ल्ड क्रिएशन के ट्रायल के दूसरे हमले का इंतजार था ताकि वह एंडलेस समर को इससे बाहर निकलने में मदद कर सके। हालांकि यह इतना आसान मामला नहीं था। यद्यपि ऐसा करना संभव था, लेकिन एंडलेस समर विश्व निर्माण के परीक्षण के आक्रमण का उपयोग विभाजित ज्ञानोदय कानून को संतुलित करने के लिए नहीं कर सकेगा। मिस्टिक मून को विश्व निर्माण के परीक्षण के दूसरे हमले को प्राप्त करने और इसे सैकड़ों छोटे हमलों में विभाजित करने की आवश्यकता थी, जो एक एक करके ज्ञानोदय कानून को परिष्कृत कर सके। ट्रायल ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन क्लाउड 1 मिनट से भी कम समय में दूसरा हमला करने वाला था। मिस्टिक मून की खुली त्वचा पर चमकीले चांदी के पैटर्न दिखाई दिए और उससे निकलने वाली शक्ति की एक लहर इतनी शक्तिशाली लग रही थी कि ट्रायल ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन क्लाउड पर हमला कर सके। इस शक्ति की लहर में एक अकथनीय शक्ति भी समाहित थी। ये शक्ति ड्रैगन प्रजाति के परियों की शक्ति के समान थी, लेकिन लिन युआन ने मुख्य ड्रैगन प्रजाति के परियों से जो शक्ति प्राप्त की थी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वास्तव में वे एक दूसरे से बहुत दूर थे। मिस्टिक मून से निकलने वाली आभा ने डोमिनेट स्काई स्नैक डव को उत्सुकतापूर्वक मानव रूप में रूपांतरित कर दिया और वह जमीन पर लेट गया। यहाँ तक कि किलफूड वम भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि वह डोमिनेट स्काई स्नैक डव जितना विनम्र नहीं था, क्योंकि वह मिस्टिक मून की ओर देखता रहा। मिस्टिक मून ने स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ के कोर को देखा और लिन युआन से कहा, यंग लॉर्ड, ये स्काई कवरिंग वीपिंग विलो का पेड़ का कोर एंडलेस समर के लिए बहुत मददगार होगा। एंडलेस समर इतना भाग्यशाली था कि वह एक लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर के साथ जुड़ गया और एक नया पेड़ का कोर विकसित किया। नए पेड़ के कोर ने अपने पिछले पेड़ के कोर के साथ एक विशेष चक्र बनाया। मिस्टिक मून ने उपहास करते हुए कहा, डबल ट्री कोर के साथ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसने विश्व निर्माण के परीक्षण पर विजय पाने में सक्षम होने के बारे में खुद को अधिक महत्व दिया। यद्यपि मिस्टिक मून ने लिन युआन से सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की, लेकिन वह अंतहीन ग्रीष्मकाल को गर्मजोशी से नहीं देख रहा था। मिस्टिक मून की नज़र में एंडलेस समर एक परेशानी पैदा करने वाला बोझ था जो अपनी क्षमताओं के भीतर रहना नहीं जानता था। आसमान में फैला चांदी का जानवर। मिस्टिक मून को लिन युआन के प्रति सहानुभूति महसूस हो रही थी जब वह ज्वेल्ड गुफा गोल्डन टॉड में था। वे तब चले गए थे जब कला मंच, मार्शल मंच और मार्शल आर्ट मंच के पुरस्कार वितरण का समय हो गया था। पुरस्कार वितरण लिन युआन के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए था। दुर्भाग्य से लिन युआन के पास एंडलेस समर को विश्व निर्माण के परीक्षण में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज्ञानोदय कानून को कमजोर करने के लिए सैकड़ों छोटे हमलों में विभाजित किए गए हमले का उपयोग करते हुए एंडलेस समर को समाप्त होने में कुछ समय लगेगा। जब तक लिन युआन विश्व निर्माण के परीक्षण पर काबू पाने के लिए अंतहीन ग्रीष्मकाल की प्रतीक्षा करता और मिडनाइट पैलेस में वापस जाता, तब तक मार्शल आर्ट स्टेज का पुरस्कार वितरण समाप्त हो चुका होता। यद्यपि चंद्र महारानी उसके स्थान पर खड़ी होंगी और वह अभी भी सभी पुरस्कार स्वीकार करने में सक्षम होगा, फिर भी मिस्टिक मून को लगा कि लिन युआन ने अपनी अच्छी तरह से योग्य प्रसिद्धि का आनंद लेने का एक पल खो दिया है। फिर भी मिस्टिक मून की लिन युआन के बारे में समझ को देखते हुए लिन युआन के लिए ऐसा निर्णय लेना अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि वह एक स्नेही व्यक्ति था जो उन लोगों को प्राथमिकता देता था जिनकी वह परवाह करता था। मिस्टिक मून ने आगे कहा, आसमान को ढकने वाला विपिंग विलो अपने पेड़ के मूल में मौजूद विशाल वनस्पति जीवन शक्ति और अंकुरण शक्तियों के कारण आकाश को ढकने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ी शाखाएं और पत्ते उगाने में सक्षम है। यहाँ तक कि क्रिएशन ब्रीड प्लांट टाइप वे भी स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ के कोर को नहीं खा सकते। अगर लालच उन पर हावी हो गया और उन्होंने स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ के कोर को खाने की कोशिश की, तो प्लांट टाइप वे पेड़ के कोर में मौजूद प्लांट एनर्जी के संपर्क में आने के बाद फट जाएगा। तकनीकी रूप से एंडलेस समर को भी पेड़ के कोर को अवशोषित करने में असमर्थ होना चाहिए, लेकिन लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर की वजह से अब एंडलेस समर के लिए स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ के कोर को भस्म करना संभव है। संतुलन प्रदान करने के लिए लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर और ट्रायल ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन की सफाई के साथ एंडलेस समर 3 पेड़ कोर रखने और ट्रिपल कोर चक्र बनाने में सक्षम हो सकता है। जब कोई फे का रक्तवंश क्रिएटिन नस्ल में विकसित होता है तो उसका रक्तवंश बहुत तेजी से बदल जाता है। 3 ट्री कोर के साथ एंडलेस समर का परिवर्तन और भी ज्यादा क्रांतिकारी होगा। यहाँ तक कि लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर और स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के रक्तवंश के मिलकर एक बिल्कुल नए प्रकार का फे बनने की भी संभावना है। मिस्टिक मून का स्पष्टीकरण स्पष्ट था।
वर्तमान में लिन युआन का सच्चा डेटा अभी भी क्रिएशन ब्रीड फे के शरीर के अंदर आध्यात्मिक अवयवों की जांच करने में असमर्थ था। लेकिन मिस्टिक मून के स्पष्टीकरण से लिन युआन को अब पता चल गया था कि आकाश को ढकने वाले विपिंग विलो के पेड़ का केंद्र अंतहीन ग्रीष्मकाल के लिए कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उसके वंश की संभावित उन्नति से भी संबंधित था। चूंकि स्काई कवरिंग वीपिंग विलो का पेड़ कोर अंतहीन ग्रीष्मकाल के लिए बहुत फायदेमंद था, लिन युआन निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने जा रहा था। एंडले समर की शक्ति में वृद्धि से स्काई सिटी की लड़ाकू शक्ति भी बढ़ेगी। जब लिन युआन आया था तो उसने इस बूढ़ी औरत से पूछा था कि वह किस तरह की खलनायिका बनना चाहती है। अगर बूढ़ी औरत ने कहा होता कि वह रक्तपात और अंतहीन गर्मी की मां पर हमला करने जा रही है, तो लिन युआन ने मिस्टिक मून से बूढ़ी औरत को मार गिराने के लिए कहा होता। उसने बूढ़ी औरत को दया की भीख मांगने का मौका भी नहीं दिया होता। हत्या करने से और अधिक हत्याओं का अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। ये सिद्धांत समय की शुरुआत से ही सत्य रहा है। लिन युआन ने बूढ़ी औरत को इतने लंबे समय तक जीने की अनुमति दी थी क्योंकि उसने अंत में रक्तपात और अंतहीन ग्रीष्म की मां पर हमला नहीं करने का फैसला किया था। तभी चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत ने अपना सिर उठाया। पसीने से लथपथ उसका चेहरा बहुत दयनीय लग रहा था। युवा प्रभु, मुझे स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ के मूल को पाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी और मैंने इसे दशकों तक अपने पास रखा है। ये ब्रह्मा कीटों के पिंजरे में सबसे कीमती खजाना है, बूढ़ी महिला ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा। मिस्टिक मून ने उपहास करते हुए कहा, मुझे ये क्यों नहीं पता कि आप रेडियंट मून पैलेस के सदस्य हैं। अन्यथा आपको उसे यंग लॉर्ड कहने का क्या अधिकार है। रहस्यमयी चंद्रमा की ठंडी आंखों ने बूढ़ी औरत के चेहरे पर उदासी ला दी। जब से मिस्टिक मून ने अपनी भयानक आभा छोड़ी थी, तब से डोमिनेट स्काई स्नैक डव ने एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की थी। यह अज्ञात था कि क्रिएशन ब्रीड मिस्टिक मून किस स्तर पर पहुंच गया था। हो सकता है वह उससे भी उच्च स्तर पर पहुंच गया हो। बूढ़ी औरत ने बेचैनी से हकलाते हुए कहा, भगवान, मैंने बिल्कुल भी हमला नहीं किया। मैं केवल उस किल फूड वम को वापस लेने आई थी जो भाग गया था। स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ की कोर मेरी लापरवाह उत्तेजना के लिए माफ़ी मांगने का मेरा तरीका है। मैं किल फूड वम के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, जिसकी वजह से ट्रायल ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन क्लाउड ने समय से पहले दूसरा हमला जारी कर दिया। आप किल फूड वम ले सकते हैं और इससे अपनी मर्जी से निपट सकते हैं। वृद्ध महिला की आवाज़ उसके दिल के दर्द और डर के कारण भारी हो गई थी। किल फूड वम बूढ़ी औरत का सबसे कीमती खजाना था। अगर वह इसका इस्तेमाल चंद्र महारानी के शिष्य से माफ़ी मांगने के लिए नहीं कर पाती, तो ब्रह्मा कीटों का पिंजरा उसे उसकी गलती के लिए कड़ी सज़ा देता। यदि चंद्र महारानी को इस घटना की भनक लग गई और वह क्रोधित हो गई, तो ब्रह्मा कीटों का पिंजरा तुरंत शीर्ष 3 गुटों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, जिन पर वह पिछली शताब्दी से कब्जा किए हुए था। यहाँ तक कि एक संभावना ये भी थी कि वे इतने नीचे गिर जाएंगे कि वे अनुभवी गुट के स्तर और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड जैसे शीर्ष गुट के बीच फंस जाएंगे। ब्रह्मा कीटों के पिंजरे के बुजुर्गों में से एक होने के बावजूद, जिन्होंने इसे जमीन से ऊपर बनते देखा था, वह उनकी नज़रों में एक पापी बन जाएगी। वह सारी शोहरत जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की थी, उसे उसने अपने ही हाथों शौचालय में बहा दिया होगा। ये पीड़ा वास्तव में मरने से भी बदतर होगी। उसी क्षण युवक ने अपने हड्डीदार हाथ आगे बढ़ाकर आकाश को ढकने वाले विपिंग विलो के पेड़ के मूल को उससे ले लिया। उसने पेड़ के कोर को उस पेड़ पर फेंक दिया जो विश्व निर्माण के परीक्षण से गुजर रहा था और चिल्लाया, अंतहीन ग्रीष्म, स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ के कोर को शांत करने के लिए जीवन रूपी बलि अग्नि का उपयोग करने का प्रयास करें और इसे अपने शरीर में पेड़ के कोर के साथ संयोजित करें। यदि यह संभव है तो विश्व निर्माण के परीक्षण के दौरान स्काई कवरिंग वीपिंग विलो की रक्त रेखा को अनलॉक करने का प्रयास करें और स्काई कवरिंग वीपिंग विलो की रक्त रेखा को अवशोषित करने के लिए अपनी खुद की रक्त रेखा का उपयोग करें। अंतहीन ग्रीष्मकाल अपनी सारी ऊर्जा को विभाजित ज्ञानोदय कानून को इकट्ठा करने में लगा रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की सारी जीवन शक्ति बाहर निकल रही है, जिससे वह हर गुजरते सेकंड के साथ कमजोर होता जा रहा है। वह चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत और रहस्यमय चंद्रमा के शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब एंडलेस समर ने लिन युआन की चीख सुनी, तो उसने खुद को यह समझने के लिए मजबूर किया कि वह क्या कह रहा है, और उसने देखा कि एक पेड़ का कोर अत्यधिक पौधों की ऊर्जा के साथ उसकी ओर बह रहा है। एंडलेस समर ने अपनी जड़ों को जमीन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया और आकाश को ढकने वाले विपिंग विलो के पेड़ के मूल को पकड़ लिया। एंडलेस समर का शरीर, जो लगभग आधे में विभाजित हो गया था, हिल गया क्योंकि उसने जीवन रूप बलि अग्नि वृक्ष कोर और उसके मूल वृक्ष कोर को बुलाया। इसने 3 वृक्ष कोर को एक साथ दबाया और स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के वृक्ष कोर को ढकने के लिए लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर वृक्ष कोर का उपयोग किया। जिस क्षण जीवन रूपी बलि अग्नि वृक्ष का केंद्र आकाश को ढकने वाले वीपिंग विलो के वृक्ष के केंद्र के संपर्क में आया, गुलाबी बैंगनी पत्तियां राख में बदल गईं और अंतहीन ग्रीष्म की मुरझाई हुई शाखाओं से असीम जीवन शक्ति विकीर्ण हुई। उसी समय विश्व निर्माण बादल के परीक्षण ने अपना दूसरा हमला जारी किया।
उसी समय मिस्टिक मून के माथे, चेहरे और हथेलियों पर चमकीले चांदी के पैटर्न दिखाई दिए। उसकी आंखें गहरे चांदी की हो गईं और जल्द ही एक विशाल चांदी का जानवर आसमान में फैल गया। रात के अंधेरे में बादल रहित आकाश को अनगिनत तारे सजा रहे होंगे। हालांकि विश्व निर्माण बादल का परीक्षण सभी तारों को अवरुद्ध कर रहा था, जिससे आकाश में लटका हुआ अकेला चांदी का चंद्रमा उजागर हो रहा था। एक विशाल, शांत, चांदी जैसा जानवर आकाश में फैला हुआ था। बड़े चांदी के जानवर के शरीर से चमकती चांदी की रोशनी, जो चांदी की चांदनी के साथ मिल जाती थी, उसे देखने वाले सभी लोगों को पूर्ण बड़प्पन का एहसास कराती थी। विशालकाय चांदी के जानवर से निकलने वाली मुख्य ड्रैगन प्रजाति की आभा अचानक बढ़ गई। विशाल चांदी के जानवर ने अपना मुंह खोला और आध्यात्मिक ऊर्जा उगली जो पृथ्वी को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लग रही थी। लिन युआन और रक्तबीज की मां को जब अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हुआ तो वे भयभीत हो गए। हालांकि चांदी के बालों वाली बूढ़ी महिला के विपरीत वे इससे अप्रभावित थे। अपार आध्यात्मिक ऊर्जा के भीतर एक चांदी का मोती प्रकट हुआ और झुकी हुई बूढ़ी औरत जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर रेंगता हुआ डोमिनेट स्काई स्नैक कबूतर एक ऐसे कबूतर की तरह लग रहा था जिसे भूनने वाला था। लिन युआन और रक्तबीज की मां के नथुनों में एक सड़ांध भरी दुर्गंध घुस गई और वे भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जब लिन युआन ने बदबू की दिशा की ओर देखा तो वह अवाक रह गया। मिस्टिक मून ने क्रिएशन ब्रीड डोमिनेट स्काई स्नैक डव को स्थिर करने के लिए दबाव डाला था। ये बहुत शर्मनाक था। बूढ़ी औरत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिन युआन जानता था कि मिस्टिक मून द्वारा थूका गया चांदी का मोती एक घातक हथियार था जिससे उसने लिन युआन और रक्तबीज की मां को बचाया था। बूढ़ी औरत ने खुद से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान मिस्टिक मून ड्रैगन मोती पैदा करने में सक्षम होने के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये स्पष्ट था कि वृद्ध महिला अचंभित थी। ये पहली बार था जब लिन युआन ने ड्रैगन मोती के बारे में सुना था। मुख्य ड्रैगन प्रजाति के फे का सबसे मूल्यवान हिस्सा उनका सार रक्त था। लिन युआन ने कभी नहीं सुना था कि वे ड्रैगन मोती का उत्पादन करने में सक्षम हैं। चंद्र महारानी के साथ पिछली बातचीत में लिन युआन को पता चला था कि रहस्यवादी चंद्रमा एक मानव के बजाय एक परी था। क्या ड्रैगन मोती मिस्टिक मून की रक्त रेखा में किसी विशेष परिवर्तन का परिणाम हो सकते हैं? जीनियस ने कक्षा 4 के फे ऑब्जर्वर, आध्यात्मिक घटक विश्लेषक और विद्वान का सारा ज्ञान लगभग पूरा कर लिया था। जीनियस के ज्ञान के अनुसार लिन युआन ने ड्रैगन मोती से संबंधित कुछ भी नहीं देखा था। रक्तबीज की मां वर्तमान में आकाश में उड़ते हुए विशाल चांदी के जानवर को देख रही थी। जब उसने लिन युआन की जिज्ञासा भरी नज़र को महसूस किया तो उसने कहा, किंवदंती है कि एक बार जब ड्रैगन प्रजाति के फे का रक्त मुख्य ड्रैगन से ऊपर के स्तर पर पहुंच जाता है तो उसके सार रक्त को मोती में बदल दिया जा सकता है। मैंने हमेशा माना कि यह सिर्फ एक और किंवदंती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सच है। ऐसा लगता है कि लॉर्ड मिस्टिक मून ने सृजन के स्तर को पार कर लिया है। जब रक्तबीज की माता लिन युआन को स्पष्टीकरण दे रही थी तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह कितनी कमजोर थी। रक्तबीज की मां हमेशा से ही बहुत गर्वित रही है, लेकिन जब से वह लिन युआन की पथ रक्षक बनी है तब से उसे बार बार अपमानित किया गया है। लिन युआन के साथ वाला यह व्यक्ति पहले ही क्रिएशन से आगे निकल चुका था, फिर भी वह क्रिएशन ब्रीड से सिर्फ लीग दूर था। यह अभी तक मिथक 3 भी नहीं था। लिन युआन ने तेजी से सांस ली। उसने अविश्वास से आसमान में विशालकाय चांदी के जानवर को देखा और सहज रूप से मिस्टिक मून के असली रूप की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया। उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। पिछले अवसरों पर जब उसने क्रिएशन ब्रीड फेस की जांच करने की कोशिश की थी, लिन युआन हमेशा देख सकता था कि उनके पास कितने विशिष्ट कौशल हैं, भले ही वह ये नहीं देख पाता था कि उनकी योग्यताएं और विशिष्ट कौशल वास्तव में क्या थे। घुटनों के बल बैठे डोमिनेट स्काई स्नैक डव और चंद्र अस्तबल के बाहर 2 हल्के हरे रंग के सांपों के पास 4 विशिष्ट कौशल थे। लिन युआन ये बता सकता था कि क्या कोई परी वास्तव में सृजन नस्ल है उसके पास मौजूद विशेष कौशल की संख्या से। हालांकि मिस्टिक मून की सच्ची डेटा जानकारी पूरी तरह से खाली निकली। उस समय लिन युआन को यकीन था कि मिस्टिक मून सिर्फ एक क्रिएशन ब्रीड फे नहीं था। हालांकि लिन युआन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मिस्टिक मून किस स्तर तक पहुंच चुका था। मिस्टिक मून की शक्तियां लिन युआन की विशेषज्ञता से अधिक हो गई थीं। अब वह केवल ये जानना चाहता था कि क्या चंद्र महारानी अधिक शक्तिशाली है। लिन युआन को लगा कि वह चंद्र महारानी की शक्तियों को कम आंक रहा था। उस विशालकाय चांदी के जानवर ने हल्की खांसी की और बेहोश पड़ी बूढ़ी औरत ने खून की उल्टियां शुरू कर दीं। खून का रंग गहरा था और यह स्पष्ट था कि यह किसी आंतरिक चोट का परिणाम था। गंभीर रूप से घायल वृद्ध महिला को एहसास हुआ कि उसने मिस्टिक मून की क्षमताओं की जांच करने का साहस करके गलती की थी। जैसे ही उसे अपनी चोटों का एहसास हुआ, उसके पीले चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। वह जानती थी कि हालांकि लिन युआन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ के मूल को स्वीकार करना ये कहने का उसका तरीका था कि उसने उसे माफ कर दिया है।
यद्यपि लिन युआन ने उसे माफ कर दिया था, इसका मतलब यह नहीं था कि मिस्टिक मून ने भी उसे माफ कर दिया था। लिन युआन के प्रति मिस्टिक मून के रवैये से यह स्पष्ट था कि मिस्टिक मून लिन युआन को न केवल अपने युवा स्वामी के रूप में बल्कि अपने कनिष्ठ के रूप में भी प्यार करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मिस्टिक मून लिन युआन से बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ में सम्मान के साथ साथ गर्मजोशी की भी झलक थी। मिस्टिक मून की क्षमताओं की जांच करने की उसकी सहज कार्रवाई के इतने गंभीर परिणाम नहीं होने चाहिए थे। दूसरे शब्दों में, मिस्टिक मून का हमला उसकी सीमाओं को लांघने और लिन युआन को अपमानित करने की सजा के रूप में था। अब चूंकि उस पर हमला हो चुका था, इसलिए यह मामला शांत हो गया। उसे भविष्य में मिस्टिक मून द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। मिस्टिक मून ने जब विश्व निर्माण बादल के लाल रंग के परीक्षण पर ड्रैगन मोती फेंके तो ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। इससे आकाश हिल गया और लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी उजाड़ इलाके में गिर गए हों। विश्व निर्माण के परीक्षण का दूसरा हमला चांदी के ड्रैगन मोती की चांदी की रोशनी के बगल में एक लाल मिलीपेड की तरह लग रहा था। जैसे ही चांदी के ड्रैगन मोती चांदी के ड्रैगन के चारों ओर चक्कर लगाते रहे, मिस्टिक मून वापस अपने मानव रूप में बदल गया। विश्व निर्माण के परीक्षण का पकड़ा गया दूसरा हमला उसके हाथ की एक लहर के साथ उसकी हथेली में दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल ही एंडलेस समर के हमले को नहीं रोका, क्योंकि उनका इरादा तब तक इंतजार करने का था जब तक एंडलेस समर स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के वृक्ष के केंद्र से पौधों की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर लेता। उस समय एंडलेस समर को टूटे हुए ज्ञानोदय कानून को इकट्ठा करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी और वह ज्ञानोदय कानून को शांत करने के लिए विश्व निर्माण के हमलों के परीक्षण का उपयोग करने में सक्षम होगा। अंतहीन ग्रीष्मकाल, विश्व निर्माण के परीक्षण की ऊर्जा का उपयोग विभाजित ज्ञानोदय कानून को एकत्रित करते हुए ज्ञानोदय कानून को संतुलित करने में कर सकेंगे। अंतहीन ग्रीष्म की यात्रा को सुगम बनाने के लिए आधार तैयार किया गया। जीवनरूपी बलि अग्नि वृक्ष का कोर हरे रंग की लपटों से प्रकाशित हो उठा, जिसने आकाश को ढकने वाले विपिंग विलो के वृक्ष के कोर को जला दिया। आकाश को ढकने वाले विपिंग विलो के वृक्ष के केंद्र में स्थित वनस्पति ऊर्जा प्रचुर मात्रा में प्रवाहित हुई और अंतहीन ग्रीष्म ऋतु के वृक्ष की शाखा में एक हरा धब्बा दिखाई दिया जो लगभग 2 भागों में विभाजित हो गया था। हरे धब्बे से एक अंकुर उग गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतहीन ग्रीष्म ऋतु की मुरझाई हुई शाखाएं अपने अंदर बचे हुए थोड़े से पोषक तत्वों को नवविकसित अंकुर में निरंतर निचोड़कर अंकुर का पोषण कर रही थीं। जल्द ही अंतहीन ग्रीष्म राख में बदल गया जो पूरी जमीन पर बिखर गया। छोटा सा अंकुर तेजी से बढ़ रहा था। 1 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर पर पहुंचने पर ही रुकना। इससे पहले 30 लिन युआन अंतहीन ग्रीष्म की सभी शाखाओं के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने में सक्षम थे। लेकिन अब 100 लिन युआन भी पर्याप्त नहीं होंगे। 500 मीटर ऊंचा विशाल वृक्ष ताजे पत्तों से भरा हुआ था और पत्ते तिल के बीज से लेकर ताड़ के आकार के थे। पेड़ से बाहर फैली हुई शाखाएं वसंत की सांस थीं जो उजाड़ जमीन के विपरीत थीं। पत्तियां अनगिनत थीं और ग्रीष्म ऋतु अंतहीन थी। हरी भरी ताजगी के बीच बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देने लगे। फूलों की कलियां पेड़ों के किनारों पर बिखरी हुई थीं और पलक झपकते ही पूरे पेड़ पर सैकड़ों छोटे छोटे फूल खिल गए। सभी फूल शाखाओं पर भारी होकर गिरे हुए थे। गिरे हुए फूल लिन युआन और रक्तबीज की मां पर बरस पड़े। जब मिस्टिक मून ने अंतहीन ग्रीष्म ऋतु की हरियाली को देखा तो उसके हाथ में मौजूद चांदी के ड्रैगन मोती घूम गए और एक लाल रंग की बिजली निकली जो अंतहीन ग्रीष्म ऋतु की ओर चली। अंतहीन ग्रीष्म ऋतु ने लाल रंग की बिजली से बचाव के लिए जल्दी से अपने फूलों का उपयोग किया। फूल शाखाओं से अलग हो गए और लाल रंग की बिजली के संपर्क में आ गए। अब जब अंतहीन ग्रीष्मकाल फिर से फल फूल रहा था तो वह टूटे हुए ज्ञानोदय कानून को इकट्ठा कर सकता था और अपना बचाव कर सकता था। जब उसने एंडलेस समर को रक्षात्मक मुद्रा में देखा तो मिस्टिक मून ने जल्दी से कहा, अपना बचाव मत करो। मैंने जो विश्व निर्माण का परीक्षण अलग किया है उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें इन ऊर्जा के बोल्टों का उपयोग ज्ञानोदय कानून को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम यंग लॉर्ड को इतनी दूर आने के लिए ऋण चुका पाओगे। एंडलेस समर ने रक्षात्मक रुख अपनाया और लाल बिजली के बोल्टों को खुद पर हमला करने दिया। यद्यपि विश्व निर्माण के परीक्षण से होने वाला ये हमला अंतहीन ग्रीष्म ऋतु को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसकी वजह से फूलों की एक लहर गिरने लगी और लिन युआन उसके नीचे दब गया। रक्तबीज की माता ने जल्दी से लिन युआन को फूलों के हिमस्खलन से बाहर निकाला। लिन युआन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया जब रक्तबीज की मां ने उसे फूलों के ढेर से बाहर निकाला। चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत हवा में उछली और ईर्ष्या से एंडलेस समर को देखने लगी। वह ये विश्वास नहीं करती थी कि दुनिया में कोई ऐसा परी है जो एंडलेस समर की तुलना में क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने में अधिक आसानी महसूस करता है। मिस्टिक मून अपनी जबरदस्त शक्ति का उपयोग एंडलेस समर की मदद के लिए कर रहा था। जब भी अंतहीन ग्रीष्म ऋतु में लाल रंग की बिजली गिरती थी, फूलों की वर्षा होती थी।
फूलों की प्रत्येक वर्षा के साथ पेड़ पर और अधिक फूल खिलने लगे। समय बीतता गया और अंतहीन ग्रीष्मकाल ने ज्ञानोदय कानून को नियंत्रित करना जारी रखा। हर बार जब लाल रंग की बिजली अंतहीन ग्रीष्मकाल पर गिरती थी तो उसे ऊर्जा को अवशोषित करने में 3 मिनट लगते थे। हालांकि विश्व निर्माण के परीक्षण ने उनका इंतजार नहीं किया। जब तक अंतहीन ग्रीष्मकाल ने 10वीं बार ज्ञानोदय कानून को शांत किया, तब तक विश्व निर्माण के परीक्षण का तीसरा हमला अचानक हुआ। मिस्टिक मून ने तीसरे हमले की ओर देखा तक नहीं और अपने हाथ में रखे चांदी के ड्रैगन मोती लहराने लगा। तीसरा आक्रमण एक अन्य लाल कण खजूरे की तरह था जिसे ड्रैगन मोतियों की ओर खींचा गया था। एंडलेस समर को लाल बिजली के बोल्टों की आदत हो गई थी, इसलिए मिस्टिक मून ने लाल बिजली के बोल्टों के निकलने की दर बढ़ा दी। 3 मिनट 2.5 मिनट हो गए, जो 1.5 मिनट होते हुए अंततः 30 सेकंड हो गए। अब जबकि अंतहीन ग्रीष्म अधिक बिजली के झटकों का सामना कर सकता है, तो उसे यह महसूस हो सकता है कि उसका संयुक्त ज्ञानोदय नियम आपस में जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ ज्ञानोदय नियम ज्ञानोदय की शक्ति से भरी दुनिया में बदल गया। मिस्टिक मून ने एंडलेस समर की प्रतिभा की सराहना में सिर हिलाया। जब एंडलेस समर ने विश्व निर्माण के परीक्षण की शक्ति का उपयोग ज्ञानोदय कानून को नियंत्रित करने के लिए जारी रखा, तो मिस्टिक मून ने कहा, विश्व निर्माण के परीक्षण के 300 और बिजली के बोल्ट होने चाहिए। ज्ञानोदय दुनिया को नियंत्रित करने के लिए इस शक्ति का उपयोग करना आपके लिए बेकार है। आप इस शक्ति का उपयोग करके स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ के कोर को अपने पेड़ के कोर में नियंत्रित करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अंतहीन ग्रीष्मकाल ने विश्व निर्माण के परीक्षण की शक्ति को आकाश को ढकने वाले वीपिंग विलो के वृक्ष के मूल की ओर निर्देशित करने का प्रयास किया। इससे पहले एंडलेस समर स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के पेड़ के अंदर की वनस्पति ऊर्जा को निकालने के लिए लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि स्काई कवरिंग वीपिंग विलो की रक्त रेखा की ताकत को कमजोर किया जा सके। इससे एंडलेस समर के लिए स्काई कवरिंग वीपिंग विलो की रक्त रेखा को नष्ट करना आसान हो जाएगा। एक पौधे प्रकार के फी के रूप में एंडलेस समर को यह एहसास हो गया कि स्काई कवरिंग वीपिंग विलो की रक्तरेखा उसकी अपनी रक्तरेखा से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसलिए स्काई कवरिंग वीपिंग विलो की रक्तरेखा को खाना उसके लिए एक संघर्ष होगा। विश्व निर्माण के परीक्षण के 300 बोल्टों की शक्ति ऐसा करने का सबसे अच्छा मौका होगा। एंडलेस समर ने बहुत सावधानी बरती। सबसे पहले इसने स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के ट्री कोर को घेरने के लिए अपने स्वयं के ट्री कोर और लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर ट्री कोर का उपयोग किया। इसके बाद इसने अपने मूल वृक्ष कोर की शक्ति को बढ़ाने के लिए जीवनरूप बलि अग्नि वृक्ष कोर का उपयोग किया, ताकि स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के रक्त की शक्ति का मुकाबला किया जा सके। विश्व निर्माण के परीक्षण से ऊर्जा के बोल्ट धीरे धीरे स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के रक्तरेखा को नष्ट कर रहे थे। अंतहीन ग्रीष्मकाल ने हर बार स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के रक्तरेखा की एक छोटी मात्रा को अवशोषित किया। एंडलेस समर ने स्काई कवरिंग वीपिंग विलो की संपूर्ण वंश प्रथा को नष्ट करने के लिए 300 बोल्टों का उपयोग करने की योजना बनाई थी। यह एक स्मार्ट निर्णय था क्योंकि योजना व्यवहार्य थी और इसे क्रियान्वित करना आसान था। एंडलेस समर का शरीर फिर से बढ़ने लगा। 500 मीटर से यह 600 मीटर, फिर 800 मीटर हो गया और अंततः 1000 मीटर तक पहुंच गया। इस बिंदु पर एंडलेस समर की विकास दर धीमी हो गई, लेकिन ये फिर भी बढ़ती रही। अंतहीन ग्रीष्म की मूल शाखाएं एक दूसरे के साथ बहुत करीब से फैली हुई थीं और इसकी पत्तियां एक साथ गुच्छों में लगी हुई थीं। यद्यपि एंडलेस समर 500 मीटर ऊंचा हुआ करता था, फिर भी इसका वृक्ष मुकुट बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन स्काई कवरिंग वीपिंग विलो के रक्त को निगलने के बाद एंडलेस समर की शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं। लंबी शाखाओं के कारण एंडलेस समर के वृक्ष का मुकुट पहले की तुलना में 3 गुना बड़ा दिखाई दे रहा था। शाखा जो मोटी और मजबूत थी के अलावा अन्य सभी शाखाएं अधिक पतली और लचीली थीं। यह एक विशालकाय विलो वृक्ष जैसा लग रहा था। अब एंडलेस समर 1200 मीटर ऊंचा हो गया था तथा प्रत्येक लटकती हुई बेल कम से कम 800 मीटर लंबी थी। इन लताओं पर गुलाबी बैंगनी रंग के फूल पूरी लंबाई में खिले हुए थे। पहले ऐसा लगता था कि अंतहीन ग्रीष्मकाल एक अनंत ग्रीष्मकाल को बनाए रखने में सक्षम है, लेकिन अब यह एक अंतहीन समृद्ध ग्रीष्मकाल को बनाए रख सकता है। झूमती हुई लताएं और धीरे धीरे नीचे गिरते हुए नाजुक फूल एक रोमांटिक दृश्य का निर्माण कर रहे थे। लिन युआन जानता था कि जब तक अंतहीन ग्रीष्मकाल अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित करता रहेगा, तब तक हर नर्म गुलाबी बैंगनी फूल एक घातक हथियार में बदल जाएगा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने अंतहीन गर्मी से निकलने वाली जबरदस्त विश्व शक्ति को महसूस किया। लिन युआन इस बात से रोमांचित था क्योंकि स्काई सिटी को आखिरकार एक आग क्लास विशेषज्ञ मिल गया था। पहले स्काई सिटी सिर्फ एक भेड़ थी जो संसाधनों के ढेर पर बैठी थी, लेकिन अब स्काई सिटी एक शेर था जो अपने संसाधनों की उचित सुरक्षा कर सकता था। ज्ञानोदय विश्व के प्रकट होने से संकेत मिलता है कि अंतहीन ग्रीष्मकाल सृजन नस्ल में विकसित हो गया है और लिन युआन अब सच्चे डेटा के साथ इसकी जांच नहीं कर पाएगा। आकाश को ढकने वाले वीपिंग विलो के वृक्ष के मूल को अवशोषित करने के बाद अंतहीन ग्रीष्मकाल पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था।
लिन युआन ने चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत को देखा जो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद खुद को ठीक करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और रोशनी का एक हरा स्तंभ बूढ़ी औरत पर उतरा और उसकी चोटों को ठीक किया। चांदी के बालों वाली वृद्ध महिला ने अचानक पाया कि हरे प्रकाश के स्तंभ से उसके घायल अंग ठीक हो रहे हैं, यहाँ तक कि उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उसने लिन युआन को कृतज्ञता से देखा और सोचा, वह वास्तव में चंद्र महारानी का शिष्य है। कितनी उदारता! उसकी स्थिति को देखते हुए वह मुझे ठीक किए बिना ही छोड़ सकता था। प्रतिभा और भाग्य ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के जन्म के साथ आती हैं। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि शक्ति कड़ी मेहनत का परिणाम है। हालांकि ये दुनिया अत्यंत व्यवहारिक थी। उभरते हुए गुटों के शिष्य हमेशा नियमित परिवारों के शिष्यों से ज्यादा शक्तिशाली होते थे, जबकि अनुभवी गुटों के शिष्य हमेशा उभरते हुए गुटों के शिष्यों से ज्यादा शक्तिशाली होते थे। शीर्ष गुट के एक कुशल शिष्य को अनुभवी गुटों के 4 या 5 कुशल शिष्यों से मुकाबला करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शक्ति से ताकत का पता चलता था, लेकिन यह इस बात का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी कि व्यक्ति सम्मान पाने के कितना योग्य है। उदारता और वर्ग शक्ति से पूर्णतः अलग थे। ये युवक उदारता और परोपकार से भरा हुआ लग रहा था। कम से कम वह एक बुद्धिमान, दयालु और शांत व्यक्ति था। फिर भी वह ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अक्सर अच्छे कर्म करता हो और कभी अपने अहंकार को सहलाता न हो। सच कहूं तो लिन युआन ने बूढ़ी औरत को ठीक करने के अपने फैसले के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। उसका कभी भी एंडलेस समर और मदर ऑफ ब्लडबैथ पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा जिस तरह से बचकर भागे हुए किलफूड वम ने एंडलेस समर के क्रिएशन ब्रीड में विकास के लिए परेशानी खड़ी की थी, उसी तरह से उसने जो स्काई कवरिंग वीपिंग विलो मुआवजे के तौर पर मुहैया कराया था, वह भी एंडलेस समर के लिए बहुत मददगार साबित हुआ था। एंडलेस समर के स्तर पर ऐसी लाभकारी वस्तु मिलना अत्यंत दुर्लभ था। बूढ़ी औरत भी ईमानदारी के प्रदर्शन के रूप में लिन युआन को मारने वाले खाद्य कीड़े को सौंपने के लिए तैयार थी। लिन युआन एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक बार जब उसने बूढ़ी औरत को ठीक कर दिया तो वह फिर से एंडलेस समर देखने चला गया। अंतहीन ग्रीष्मकाल विश्व निर्माण के परीक्षण से गुजर चुका था। आकाश को ढकने वाले वीपिंग विलो के पेड़ के कोर, जीवन रूपी बलि अग्नि के पेड़ के कोर और अंतहीन ग्रीष्मकाल के मूल पेड़ के कोर ने अंतहीन ग्रीष्मकाल की शाखाओं को घेर लिया। ये स्पष्ट था कि आकाश को ढकने वाले वीपिंग विलो का वृक्ष कोर भी अंतहीन ग्रीष्मकाल के त्रिकोर चक्र का हिस्सा बन गया था। लिन युआन ने अपनी सांस रोक ली और क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइन के आने का इंतजार करने लगा। उसने चंद्र महारानी से सुना था कि फेस विश्व शुद्धिकरण और विश्व शुद्धिकरण की ले लाइनों को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होंगे। थोड़ा सा बचा होगा जो जमीन पर गिर जाएगा और मौजूद जीवन रूपों को पोषण देगा। स्वाभाविक रूप से लिन युआन अंतहीन ग्रीष्मकाल की सृजन विश्व ले लाइन पर लड़ाई नहीं करेगा। हालांकि उनका इरादा परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग करके बचे हुए सृजन विश्व ले लाइन को इकट्ठा करने का था। यदि वह नहीं पहुंचे होते तो अंतहीन ग्रीष्मकाल और रक्तबीज की माता मर चुकी होती और क्षेत्र के अन्य जीवन रूप भी राख में बदल गए होते। अब जब वह आ गया था तो अंतहीन ग्रीष्म ऋतु के प्रत्येक फूल में केंद्रित जीवन शक्ति और वनस्पति ऊर्जा थी। गिरे हुए फूलों ने जमीन को पोषित किया और वहां मौजूद सभी जीवों को लाभ पहुंचाया। इस प्रकार लिन युआन को विश्व निर्माण ले लाइन के अंतिम अवशेषों को इकट्ठा करने के बारे में बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने पहले ही स्रोत रेत को जमीन में गहराई तक डाल दिया था और उसे निर्देश दिया था कि वह अनंत ग्रीष्म ऋतु के चारों ओर एक गहरी खाई खोद दे ताकि बाद में आनंद की शुद्ध भूमि भूमिगत रूप से प्रकट हो सके। अंतहीन ग्रीष्म, रक्तबीज की माँ, रहस्यमय चंद्रमा और बूढ़ी औरत सभी ने देखा था कि लिन युआन ने क्या किया था। ब्लडबैथ, एंडलेस समर और मिस्टिक मून की माँ जानती थी कि वह काला था। परमानंद की शुद्ध भूमि का जमीन के ऊपर दिखाई देना बहुत दिखावटी होगा, लेकिन यदि यह स्रोत रेत के नीचे दिखाई दे तो ये ध्यान देने योग्य नहीं होगा। मदर ऑफ ब्लडबाथ और एंडलेस समर दोनों ने परमानंद की शुद्ध भूमि को देखा था और यह ठीक था अगर मिस्टिक मून को भी पता चल गया। हालांकि लिन युआन नहीं चाहता था कि चांदी के बालों वाली बूढ़ी औरत देखे क्योंकि वह एक बाहरी व्यक्ति थी। लिन युआन को नहीं पता था कि बूढ़ी औरत स्रोत रेत को काले रंग से जोड़ पाएगी या नहीं, लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि अगर उसने संबंध स्थापित भी कर लिया तो वह कभी भी उसका रहस्य उजागर करने की हिम्मत नहीं करेगी। ये भी संभावना थी कि बूढ़ी महिला उन लोगों को चुप कराने की पहल करेगी जो लिन युआन की पहचान पर संदेह करते थे, इस डर से कि लीक के लिए उसे दोषी ठहराया जाएगा। ज्ञानोदय कानून को नरम करने के लिए विश्व निर्माण के परीक्षण का उपयोग करने में एंडलेस समर को काफी समय लग गया था। जब लिन युआन पहुंचा तो चांद अभी भी आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, लेकिन अब सूरज पूर्व में उग रहा था। जैसे ही सूर्य धीरे धीरे आकाश के मध्य की ओर बढ़ा, सुनहरी किरणों ने क्षितिज को रोशन कर दिया और शेष बचे अंधकार को भी समाप्त कर दिया। उसी क्षण विश्व सृजन का परीक्षण बादल छट गया और सूर्य से भी अधिक चमकदार सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ।
लिन युआन को लगा कि यह सुनहरा प्रकाश एक सुनहरे रीढ़ की हड्डी जैसा था जो एक पहाड़ की रेखा विकसित करने में सक्षम प्रतीत होता था। लिन युआन को पता था कि यह सृजन विश्व की ले लाइन थी। यदि सृजन जगत की ले लाइन को कानून जगत में दफना दिया जाए तो कानून जगत का विकास बेहतर हो जाएगा। जैसे ही सुनहरी ले लाइन अंतहीन ग्रीष्म के पेड़ के मुकुट पर उतरने वाली थी, लिन युआन ने परमानंद की शुद्ध भूमि को सक्रिय कर दिया।